अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखो, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज जिसका नाम है ADO.NET, माइक्रोसॉफ्ट ADO.NET। ठीक है भाई, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक डॉट नेट डेवलपर के लिए, ठीक है, जो कि खुद को एक डॉट नेट डेवलपर कहता है, ठीक है, उसके लिए ADO.NET जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ADO.NET। ठीक है, मतलब अगर आप डॉट नेट डेवलपर हो और अगर आपको ADO.NET के बारे में नहीं पता तो आप किसी काम के डेवलपर नहीं हो। इसका मतलब एक अच्छे डॉट नेट डेवलपर को ADO.NET की नॉलेज होनी चाहिए। भाई देखो, जब भी हम ADO.NET का जिक्र सुनते हैं तो हमारे पास माइंड में सबसे पहले चीज आती है डेटाबेस। ठीक है भाई, देखो हम किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें वहां पे डेटाबेस की जरूरत तो पड़ती है। ठीक है, और वो जो मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं वो कौन सी एप्लीकेशंस होनी चाहिए? वो डॉट नेट की एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो ADO.NET का कॉन्सेप्ट है ये हम सिर्फ डॉट नेट एप्लीकेशंस के साथ ही यूज कर सकते हैं। मतलब जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, PHP हो गया, पाइथन वगैरह हो गया, वहां पे हम इसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ADO.NET है, ठीक है, ये आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। ठीक है, आपको पता है कि भाई जब भी हम कोई डॉट नेट एप्लीकेशन बना रहे हैं, चाहे वो वेब बेस्ड हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, तो हमें लाजमी डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और अगर डेटाबेस का हमें काम करना है, डेटाबेस पर्पस है हमारे पास, तो हमें डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर ये जो एक मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं ADO.NET, इसको भी हमें लाजमी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं ये ADO.NET होता क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब किस तरह से ये काम करता है, ये सारी चीजें आपको एक डायग्राम से समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सपोज करो कि भाई मेरे पास डॉट नेट एप्लीकेशन है। ठीक है, अब वो डॉट नेट एप्लीकेशन हो सकता है वेब ऐप भी हो सकती है, मतलब वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, कंसोल एप्लीकेशन भी हो सकती है जो कि हमें ब्लैक कलर में आउटपुट विंडो डिस्प्ले करवाती है। फिर आपके पास विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन भी हो सकती है, क्योंकि डॉट नेट एप्लीकेशंस के अंदर हम वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं। तो देखो, अगर मैं कोई भी एक डॉट नेट एप्लीकेशन बना रहा हूं, ठीक है, तो जाहिर बात है उसके अंदर फॉर्म्स होंगे। ठीक है, यूजर उसके अंदर अपना डेटा एंटर करेगा, तो वो डेटा हमें कहीं पे परमानेंटली स्टोर करवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब कि हमारी एप्लीकेशन का जो डेटा है, जो यूजर डेटा हमें प्रोवाइड करता है, उसको हमें किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास डेटाबेसेस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब एक वैरायटी, सेवरल डेटाबेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, जिस तरह से SQL सर्वर एक डेटाबेस है। ठीक है, फिर इसी तरह ओरेकल एक डेटा सोर्स है, डेटाबेस है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह MS एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस एक आपके पास डेटाबेस है जो कि खुद माइक्रोसॉफ्ट का है, क्योंकि ये ADO.NET खुद माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह XML है। ठीक है, XML डॉक्यूमेंट्स में अगर हमें डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो मतलब ये जितनी भी आपके पास आपको यहाँ पे नजर आ रही है, SQL सर्वर, XML, एक्सिस, ओरेकल और भी बहुत सारी हैं, ये सारी आपके पास क्या कहलाती हैं? ये सारी आपके पास कहलाती हैं डेटा सोर्सेस। इसका मतलब हमारी कोई भी डॉट नेट एप्लीकेशन है, उसका जो डेटा है वो हमें किसी ना किसी डेटा सोर्स में स्टोर करवाना पड़ता है। अब वो डेटा सोर्स कोई भी हो सकता है, मतलब वो डेटाबेस कोई भी हो सकता है, SQL सर्वर, ओरेकल, MS एक्सिस और भी बहुत सारे हैं, MySQL है। ठीक है, और भी हैं। तो देखो, जब भी हम अपनी डॉट नेट एप्लीकेशन का डेटा किसी डेटा सोर्स में स्टोर करवाने की बात करते हैं, तो हमें बीच में एक मीडियम की जरूरत होती है, बीच में हमें एक डेटा एक्सेस लेयर की जरूरत होती है, और उसको हम कहते हैं डेटा प्रोवाइडर। ठीक है, मतलब डेटा प्रोवाइडर क्या करता है? दो चीजों के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, मतलब दो चीजों के दरमियान एक पुल का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी डॉट नेट एप्लीकेशन का जो डेटा है वो कहां पे स्टोर करवाना है? किसी डेटा सोर्स के अंदर स्टोर करवाना है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। तो ये काम हमें कौन करके देगा? कोई ना कोई डेटा प्रोवाइडर। और ये डेटा प्रोवाइडर हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये डेटा प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है ADO.NET। ठीक है, इसका मतलब विदाउट डेटा प्रोवाइडर, विदाउट ADO.NET मैं कभी भी अपनी डॉट नेट एप्लीकेशन का डेटा अपने डेटाबेस या डेटा सोर्स के अंदर स्टोर
नहीं करवा सकता। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ डेटाबेसेस यहाँ पे मेंशन करवाए इस डायग्राम के अंदर, और डॉटनेट एप्लीकेशन के अंदर भी यहाँ पे जस्ट मैंने 3 टाइप्स की एप्लीकेशन की बात की है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये डेटा प्रोवाइडर क्या होता है। मतलब मैंने क्या बताया, जो भी डॉटनेट एप्लीकेशन का डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर करवाने का काम कौन करके देता है, आपको ये डेटा प्रोवाइडर करके देता है। तो अब डेटा प्रोवाइडर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डेटा प्रोवाइडर्स हैं जो हमें ADO.NET प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा प्रोवाइडर एक नहीं है, हमारे पास डेटा प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं। क्यों बहुत सारे हैं? क्योंकि जो हमारे डेटाबेसेस हैं वो भी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हर एक डेटाबेस के लिए एक अलग डेटा प्रोवाइडर ADO.NET ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो, एक डेटा प्रोवाइडर है SQL क्लाइंट, दूसरा डेटा प्रोवाइडर है Oracle क्लाइंट, तीसरा है OLEDB, चौथा है आपके पास ODBC, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आ जाते हैं डेटाबेसेस की बात करते हैं। जिस तरह हमारे पास SQL सर्वर एक डेटाबेस है। ठीक है, हमारे पास Oracle एक डेटाबेस है, MS Access एक डेटाबेस है, कॉन्फ़िगर डेटाबेसेस हमारे पास होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिस तरह MySQL है और भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, अगर मुझे अपने डॉटनेट एप्लीकेशन का डेटा SQL सर्वर डेटाबेस में स्टोर करवाना है तो मैं यहाँ पे कौन सा डेटा प्रोवाइडर यूज करूंगा? SQL क्लाइंट यूज करूंगा। सेम इसी तरह अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन का डेटा Oracle में स्टोर करवाना है तो मैं कौन सा डेटा प्रोवाइडर यूज करूंगा? Oracle क्लाइंट। इसी तरह अगर मुझे MS Access जो कि माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, अगर मुझे उसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है तो OLEDB। इसी तरह कॉन्फ़िगर डेटाबेसेस होते हैं हमारे पास, उसके लिए हम ODBC यूज करते हैं। तो मतलब ये सारे जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, ये हमें किसने प्रोवाइड किए हैं? ADO.NET ने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो भाई देखो, अगर मैं SQL सर्वर के साथ काम कर रहा हूं तो जाहिर बात है मुझे SQL क्लाइंट को एज अ डेटा प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा। तो जब भी मैं SQL क्लाइंट को एज अ डेटा प्रोवाइडर यूज करूंगा तो मुझे एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में, और यहाँ पे देखो उस नेम स्पेस का क्या नाम है? system.data.sql क्लाइंट। ठीक है, मतलब अगर मैं SQL सर्वर डेटाबेस को पिक करना चाह रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब मैं डेटा प्रोवाइडर कौन सा यूज करना चाह रहा हूं? SQL क्लाइंट। तो उसके लिए मुझे कौन सा नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा? ये वाला system.data.sql क्लाइंट। सेम इसी तरह अगर मैं Oracle क्लाइंट यूज करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे ये वाला नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा system.data.oracle क्लाइंट। इसी तरह अगर मैं MS Access डेटाबेस के साथ काम कर रहा हूं तो ये वाला नेम स्पेस होगा system.data.OLEDB। फिर सेम इसी तरह कॉन्फ़िगर डेटाबेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, ODBC की बात कर रहे हैं, तो हम ये वाला नेम स्पेसेस ऐड करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये सारे आपके पास क्या है? नेम स्पेसेस हैं। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हो और उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइडर यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग अलग नेम स्पेसेस यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। और ये सारे नेम स्पेसेस डेटा प्रोवाइडर्स आपको कौन प्रोवाइड करता है? ADO.NET प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ और बात करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये डेटा प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे 4 मेंशन किए हैं। ठीक है, तो ये जो 4 हमारे पास डेटा प्रोवाइडर्स है ना, इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर कुछ कॉमन क्लासेस हैं। अब देखो वो कॉमन क्लासेस के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो एक कनेक्शन क्लास है, एक कमांड क्लास है, एक डेटा रीडर क्लास है, एक डेटा एडेप्टर की क्लास है। ठीक है, इसका मतलब ये चारों क्लासेस आपको हर डेटा प्रोवाइडर में मिलेंगी। इसका मतलब ये जो चारों क्लासेस हैं ये आपको SQL क्लाइंट में भी मिलेंगी, Oracle क्लाइंट में भी मिलेंगी, OLEDB, ODBC और जितने भी डेटा प्रोवाइडर्स हैं सबके अंदर ये चारों क्लासेस आपको कॉमन मिलेंगी। क्यों? देखो उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखो जो कनेक्शन क्लास है ये आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन मेंटेन करती है। कमांड, भाई आपको पता है हम डेटाबेस के लिए क्यूरीज एंटर करते हैं, तो क्यूरीज एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास ये कमांड की क्लास मौजूद है। फिर अगर हमें अपने डेटाबेस से डेटा रीड करना है, ठीक है, सेलेक्ट की क्यूरी हम लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है, डेटा रीडर क्लास होती है। फिर इसी तरह अगर हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हमने पर्टिकुलर डेटा सेट्स के साथ काम करना है तो हम डेटा एडेप्टर का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ये चारों क्लासेस कॉमन है हर डेटा प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, तो एक ये पॉइंट याद होना चाहिए। फिर आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, देखो ये डेटा प्रोवाइडर्स है। मैंने क्या बताया कि भाई 4 क्लासेस हैं जो कि हर डेटा प्रोवाइडर के अंदर आपको मिलेंगी। तो उसमें से मैं एक क्लास पिक करता हूं। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक क्लास है कनेक्शन क्लास। ठीक है, मैंने बताया था कनेक्शन क्लास हर डेटा प्रोवाइडर के अंदर आपको मिलेगी। तो देखो कनेक्शन क्लास को मैं लिखता कैसे हूं? भाई देखो, अगर मैं डेटा प्रोवाइडर SQL क्लाइंट यूज कर रहा हूं
तो मैं कनेक्शन क्लास का वो जो क्लास यूज करूंगा वो किस तरह से लिखूंगा, एसक्यूएल कनेक्शन। अगर मैं ओरेकल क्लाइंट डेटा प्रोवाइडर यूज करूंगा तो मैं अपनी क्लास का नाम किस तरह से लिखूंगा, ओरेकल कनेक्शन। इसी तरह एमएस एक्सिस के लिए ओएलईडीबी है तो उस क्लास को मैं कैसे लिखूंगा, ओएलईडीबी कनेक्शन, ठीक है। फिर सेम इसी तरह ओडीबीसी है तो यहाँ पे ओडीबीसी कनेक्शन इस तरह से मैं लिखूंगा, ठीक है। सेम इसी तरह अगर कमांड है तो एसक्यूएल कमांड हो जाएगा, ओरेकल कमांड हो जाएगा, ओएलईडीबी कमांड हो जाएगा, ओडीबीसी कमांड हो जाएगा। मतलब इस तरह से हमने लिखना है। एसक्यूएल क्लाइंट है तो एसक्यूएल कनेक्शन, ओरेकल क्लाइंट है तो ओरेकल कनेक्शन, ओएलईडीबी है तो ओएलईडीबी कनेक्शन और ओडीबीसी है तो ओडीबीसी कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी कनेक्शन क्लास को लिखेंगे अलग अलग डेटा प्रोवाइडर के हिसाब से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को आगे और समझाता हूं, ठीक है। सपोज करो कि मैं एसक्यूएल क्लाइंट यहाँ पे यूज कर रहा हूं तो उसका मैं आपको कोड दिखाता हूं, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो एसक्यूएल कनेक्शन मतलब एसक्यूएल क्लाइंट है तो शुरू में क्या लगा हुआ है, एसक्यूएल लगा हुआ है। फिर इसी तरह कमांड अभी मैं एसक्यूएल क्लाइंट के लिए यूज कर रहा हूं तो देखो एसक्यूएल लगा हुआ है। इसी तरह एसक्यूएल डेटा रीडर है तो देखो यहाँ पे एसक्यूएल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल ओरेकल यूज करता हूं, मतलब ओरेकल क्लाइंट में यूज करता हूं तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कनेक्शन से पहले ओरेकल लगा हुआ है, कमांड से पहले ओरेकल लगा हुआ है, डेटा रीडर से पहले ओरेकल लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब हर डेटा प्रोवाइडर के अंदर ये जो क्लासेस हैं उनको लिखने का तरीका भी डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों के अंदर कोड सेम है। अगर आप देखो ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है इसके अंदर भी सेम कोड है और ये जो पीछे एसक्यूएल क्लाइंट के लिए है इसके अंदर भी सेम कोड लिखा है। बट डिफरेंस क्या है कि दोनों पिक्चर्स में अलग अलग डेटा प्रोवाइडर यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक जगह पे एसक्यूएल क्लाइंट यूज हो रहा है और दूसरी जगह पे ओरेकल क्लाइंट यूज हो रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं कुछ इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स की, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, व्हाट इज ADO.NET? ADO.NET provides a bridge between the front end controls and the back end database, ठीक है। इसका मतलब ADO.NET आपको एक ब्रिज प्रोवाइड करता है बीच में, किन दोनों के बीच में, एक तो फ्रंट एंड कंट्रोल्स मतलब जो हमारे पास फॉर्म के कंट्रोल्स होते हैं क्योंकि उन्हीं का डेटा हम सारा कहां पे स्टोर करवाते हैं, बैक एंड डेटाबेसेस में स्टोर करवाते हैं। तो ये सारा काम कौन करके देता है, एक ब्रिज, और उस ब्रिज को मैं क्या कह रहा हूं, ADO.NET, ठीक है। क्योंकि ADO.NET के अंदर ही वो सारे डेटा प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, कनेक्शन कमांड, वो सारी ADO.NET आपको प्रोवाइड करता है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, ADO.NET is a module of .NET framework। अब देखो भाई बात आ गई, भाई देखो आपको पता है, एक .NET डेवलपर को पता है कि जब भी कोई .NET एप्लीकेशन बनाते हो तो उसका सारा कोड, उसकी सारी लाइब्रेरी आप लेते कहां से हो, .NET फ्रेमवर्क से लेते हो। इसका मतलब कि कोई भी .NET एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के बगैर अधूरी है, ठीक है। और .NET फ्रेमवर्क का ही एक छोटा सा मॉड्यूल है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, ADO.NET, जो हमें डेटाबेस पर्पस के लिए यूज में आता है। तो देखो आप यही कह रहा है, ADO.NET is a module of .NET framework which is used to establish connection between application and data source। मतलब ADO.NET आपके पास .NET फ्रेमवर्क का एक मॉड्यूल है जिसका क्या काम है, कनेक्शन क्रिएट करवाना, किन दो चीजों के दरमियान, आपकी एप्लीकेशन और आपकी डेटा सोर्सेज के दरमियान, डेटाबेसेस के दरमियान। फिर देखो थर्ड पॉइंट, डेटा सोर्सेज कैन बी सच एज एसक्यूएल सर्वर एंड XML, ठीक है। मतलब बहुत सारे मैंने अभी आपको डेटा सोर्सेज दिखाए अपने डायग्राम में, एसक्यूएल सर्वर है, XML है, एक्सिस है, MySQL है, ठीक है, बहुत सारे ओरेकल है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ADO.NET consists of classes that can be used to connect, retrieve, insert and delete data। मतलब भाई देखो ADO.NET के अंदर जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वही आपको कौन कौन से काम परफॉर्म करके देती हैं, ठीक है। कनेक्ट करवा के देती हैं डेटाबेस के साथ, डेटाबेस का डेटा रिट्रीव करवा के देती हैं, उसके अंदर से डेटा इंसर्ट करना है, वहां से डेटा डिलीट करना है। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये आपको कौन प्रोवाइड करके देता है, क्लासेस, और वो क्लासेस आपको कहां पे मिलती है, ADO.NET में मिलती है, ठीक है। फिर देखो लास्ट पॉइंट, ऑल द ADO.NET क्लासेस आर लोकेटेड इनटू system.data.dll। मतलब देखो ADO.NET की जितनी भी क्लासेस हैं, ठीक है, वो कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, system.data.dll, मतलब इस DLL के नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। एंड इंटीग्रेटेड विद XML क्लासेस लोकेटेड इनटू system.xml.dll, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था कि भाई SQL डेटा सोर्स है आपके पास, MS एक्सिस है, इसके साथ साथ आप XML के अंदर डेटा भी स्टोर करवा सकते हो। तो यही वजह है कि ये वाला जो आपके पास नेम स्पेस है, कौन सा, system.data.dll, ये इंटीग्रेट होता है, मतलब मर्ज होता है किसके साथ, system.xml.dll के साथ, फिर काम करता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ADO.NET stands for ActiveX Data Object, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे जो ADO.NET है इसके अंदर ये जो वर्ड है आपके पास, मतलब 3 लेटर्स हैं,
एडीओ, उसका फुल फॉर्म क्या है? ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेक्स, डी स्टैंड्स फॉर डेटा और ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। तो मिलके क्या बना? एडीओ स्टैंड्स फॉर एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी। मतलब देखो जो एडीओ डॉट नेट है ना, ये सिंपली क्या है? डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी है कि भाई डेटाबेस को किस तरह से एक्सेस करना है, उसके साथ किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करके देता है? एडीओ डॉट नेट की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके देती है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, इट इज अ डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखो किसने बनाया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, क्योंकि जाहिर बात है डॉट नेट एप्लीकेशंस और डॉट नेट फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें कौन सी कंपनी के अंडर में आती है? माइक्रोसॉफ्ट। और यही वजह है कि एडीओ डॉट नेट भी किसका मॉड्यूल है आपके पास? डॉट नेट फ्रेमवर्क का, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है, इट इज अ डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज पार्ट ऑफ इट्स डॉट नेट फ्रेमवर्क दैट कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ डेटा सोर्स। ठीक है, मतलब ये जो एडीओ डॉट नेट आपके पास डेटाबेस एक्सेस टेक्नोलॉजी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, ये आपके पास किस में आती है? डॉट नेट फ्रेमवर्क में आती है। और इसी की मदद से आप किसी भी डेटा सोर्स के साथ क्या करवा सकते हो? डेटाबेस एक्सेस का काम कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, it's a set of object oriented classes that provides a rich set of data components to create high performance reliable and scalable database applications। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब ADO.NET के अंदर आपके पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं। भाई आपको पता है ना कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट किसका कॉन्सेप्ट है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे आपके पास कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको एक हाई लेवल की, हाई परफॉर्मेंस और रिलायबल टाइप की डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाने में मदद करती हैं। क्योंकि भाई देखो, आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसके अंदर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लाजमी होता है, क्योंकि डेटा स्टोर करवाने की जरूरत तो पड़ती है हमें। तो इसलिए हमें ADO.NET का कॉन्सेप्ट लो लेवल एप्लीकेशन से लेके हाई लेवल एप्लीकेशन तक के लिए यूज में आती है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, The ADO.NET is one of the Microsoft data access technology which is used to communicate between the .NET applications। ठीक है, मतलब दोबारा यहाँ पे वही बात कर रहा है कि ADO.NET क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की एक डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है जो कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। देखो कंसोल एप्लीकेशन हो सकती है, आपको पता है कि .NET को यूज करके कंसोल एप्लीकेशन हम बनाते हैं, WCF WPF एप्लीकेशन बनाते हैं, विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब ऐप के लिए MVC एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर वेब फॉर्म्स एप्लीकेशंस बनाते हैं हम, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं .NET की जिसके लिए हम ADO.NET को यूज कर सकते हैं। और इन एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट हम किस किस के साथ करवा सकते हैं? देखो, एंड डेटा सोर्सेज सच एज SQL सर्वर, ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, XML डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेट्रा। मतलब ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं, इन सबको हम इन डेटा सोर्सेज के साथ क्या करवा सकते हैं? कम्युनिकेट करवा सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं। इसका मतलब इन सारी एप्लीकेशंस के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो डेटाबेस के काम के लिए आप ADO.NET को इजीली यूज कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ADO.NET consists of a set of classes that can be used to connect, retrieve, insert, update and delete, that is performing CRUD operations from data sources। ठीक है भाई, देखो ADO.NET आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करता है, मतलब कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं, सेट ऑफ क्लासेस हैं, जिसको यूज करके आप क्या करवा सकते हो? CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। CRUD ऑपरेशंस हम किसे कहते हैं? इंसर्ट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं? CRUD ऑपरेशंस। तो ये जितने भी ऑपरेशंस आपको नजर आ रहे हैं, कनेक्ट, रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रीड, इन सब के लिए ADO.NET आपको कुछ सेट ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करता है जिनको यूज करके आप इजीली अपनी एप्लीकेशन .NET एप्लीकेशन का डेटा किसी डेटा सोर्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ADO.NEट मेनली यूजेस system.data.dll एंड system.xml.dll। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई हम डेटा सोर्सेज में SQL सर्वर, MS एक्सेस वगैरह को यूज कर सकते हैं, XML को यूज कर सकते हैं। तो उनके लिए जो हमारे पास ये दो DLL के नेम स्पेसेस मौजूद हैं, वो ADO.NET यूज करता है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन यूज ADO.NET। मतलब .NET की वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम ADO.NET का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ADO.NET कैन बी यूज्ड टू डेवलप एनी टाइप ऑफ .NET एप्लीकेशन। इसका मतलब इस पॉइंट में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप .NET को लेके कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो और उसके अंदर अगर आपको डेटाबेस का काम करना है तो आप इजीली ADO.NET को यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द .NET एप्लीकेशंस वेयर यू कैन ADO.NEट
डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी टू इंटरैक्ट विद द डेटा सोर्स। इसका मतलब अभी मैं आपको कुछ डॉटनेट एप्लीकेशन दिखाऊंगा, ठीक है, उनके साथ आप इजिली क्या कर सकते हो, एडीओ डॉटनेट को डेटाबेस के पर्पस के लिए, मतलब डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले आ जाती है आपके पास ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन। मतलब ASP.NET वेब एप्लीकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ADO.NET को यूज कर सकते हो। जिस तरह जो मेरी ऑडियंस है, मेरे चैनल की जो परमानेंट ऑडियंस है, उनको पता है कि मैं एक ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम अपने चैनल पे बना रहा हूं, और वो मैं किसके ऊपर बना रहा हूं, ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर बना रहा हूं, और उसके अंदर भी मैंने ADO.NET का यूज किया हुआ है। लेकिन इस लेक्चर सीरीज के अंदर मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ADO.NET के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। फिर देखो दूसरी कौन सी एप्लीकेशन है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन के लिए भी हमारे चैनल में एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में किसे कह रहा हूं, जिस तरह आपने VLC का नाम सुना होगा, जहां पे आप मूवीज, वीडियोस, ऑडियोज वगैरह सुनते हो, ठीक है। तो वो एक बेसिकली क्या है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है, ठीक है। जिस तरह नोटपैड है, नोटपैड आपके पास क्या है, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है। तो वो भी अगर आप वो बना रहे हो तो वहां पे भी आप ADO.NET यूज कर सकते हो। फिर देखो ASP.NET MVC एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम MVC पैटर्न यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। फिर देखो कंसोल एप्लीकेशन है। फिर इसी तरह ASP.NET वेब API एप्लीकेशंस होती हैं। तो मतलब ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, इनके साथ अगर आपको डेटाबेस इंटरेक्शन का काम करना है तो आप इजीली यहाँ पे ADO.NET का यूज कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं और अब बात करते हैं ADO.NET के कंपोनेंट्स की, ठीक है। देखो ADO.NET के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस का काम कर सकते हैं। देखो कंपोनेंट्स आर डिजाइन फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड फास्टर डेटा एक्सेस। मतलब ये जो ADO.NET के कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली ये क्लासेस भी हैं। तो इनका क्या काम है कि भाई डेटाबेस के साथ जो भी हमें मैनिपुलेशन, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं फास्टर, ठीक है, मतलब तेजी से, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है ADO.NET के। वो कौन कौन से, यहाँ पे देखो हमारे पास एक कनेक्शन कंपोनेंट है, मतलब कनेक्शन क्लास है। फिर इसी तरह कमांड एक कंपोनेंट है। डेटा रीडर, डेटा एडेप्टर, डेटा सेट एंड डेटा व्यू आर द कंपोनेंट्स ऑफ ADO.NET that are used to perform database operations। मतलब ये सारे कंपोनेंट्स हैं क्लासेस की शक्ल में। तो इन सबको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ADO.NET has two main components that are used for accessing and manipulating data। मतलब देखो ये भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं किसके, ADO.NET के। उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपके पास डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर मतलब डेटा प्रोवाइडर के अंदर ये सारी आपके पास क्लासेस आ जाती हैं, कंपोनेंट्स आ जाते हैं। और फिर आपके पास होता है एक डेटा सेट, ठीक है। तो ये दो बेसिकली आपके पास क्या है, मेन कंपोनेंट्स हैं किसके, ADO.NET के, ठीक है। मतलब ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं, और इसी के अंदर जो डेटा प्रोवाइडर है उसी के अंदर ये सब कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह कनेक्शन, कमांड, डेटा रीडर वगैरह, ठीक है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट इज .NET डेटा प्रोवाइडर्स। मतलब ये जो .NET के अंदर ये जो डेटा प्रोवाइडर्स हैं, ये बेसिकली होते क्या है। भाई देखो मैंने आपको बताया, भाई देखो जिस तरह से मैंने आपको बताया SQL क्लाइंट है, ओरेकल क्लाइंट है, OLEDB है, इस तरह के बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता रहा है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द .NET एप्लीकेशन कैन नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूट आर SQL कोड। भाई देखो कोई भी .NET एप्लीकेशन हो ना, चाहे वो आपने वेब के ऊपर बनाई है, कंसोल के ऊपर बनाई है, विंडोज फॉर्म के ऊपर बनाई है, वो डायरेक्टली हमारे SQL के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मतलब डेटाबेस के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, वो C# समझते हैं, मतलब C# लैंग्वेज समझते हैं, या और भी बहुत सारी हैं, J# है, F# है, VB.NET है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारी .NET एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारे SQL के कोड को डायरेक्टली नहीं समझ सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना ही नेटिव कोड समझती है ना, जिस तरह C# का होता है, क्योंकि हम C# के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हमें SQL के साथ काम करना है, उसकी क्यूरीज को जनरेट करवाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं ADO.NET के डेटा प्रोवाइडर्स, क्योंकि इसी के अंदर कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती हैं, डेटाबेस की क्यूरीज को एग्जीक्यूट करती हैं। तो यहाँ पे देखो यही कह रहा है, सो इफ अ .NET एप्लीकेशन needs to retrieve data to do some insert, update and delete operations from or to a database, then a .NET application needs to, मतलब अगर कोई .NET एप्लीकेशन है, अब उसे क्या करना है, उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना है, डेटाबेस का डेटा रिट्रीव करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो .NET एप्लीकेशन को ये काम करने पड़ते हैं। कौन से काम, देखो सबसे पहला कनेक्ट टू द डेटाबेस। मतलब अगर हमें डेटाबेस के साथ
कनेक्ट करवाना है, तो ये काम डॉटनेट एप्लीकेशन कैसे करेगी? ADO.NET की क्लास हमने अभी देखी जिसका नाम था कनेक्शन क्लास, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह प्रिपेयर एन SQL कमांड, इसका मतलब अगर हमें कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कमांड नाम से एक क्लास मौजूद है। फिर इसी तरह आपके पास अगर हमें उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स वगैरह मौजूद है। फिर सेम इसी तरह अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है रिजल्ट सेट्स के अंदर तो उसके लिए भी हमारे पास क्लासेस मेथड्स मौजूद हैं ADO.NET के डेटा प्रोवाइडर्स के अंदर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ .NET डेटा प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो अब मैं अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। ठीक है, और सबसे लास्ट में मुझे अपनी एक कंफ्यूजन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, मतलब मेरा एक सवाल है, इस वक्त जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरा एक सवाल है। ठीक है, और वो सवाल क्या है? ठीक है भाई, देखो वो सवाल ये है कि ये जो मैं लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, ADO.NET की जो मैं लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, तो ADO.NET को मैं कौन सी .NET एप्लीकेशंस के साथ यूज करूं? ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। मतलब जितने ज्यादा लोगों ने मुझे कमेंट किए और अपनी प्रायोरिटी बताई, तो उसी के साथ मैं ADO.NET को यूज करूंगा। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या बताया था कि ADO.NET को हम वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ADO.NET को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं इस वक्त, जितनी भी ऑडियंस है, मैं उन सबसे एक सवाल कर रहा हूं कि भाई आप लोग मुझे बताओ, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, कि ADO.NET को मैं किसके साथ यूज करूं? मैं वेब एप्लीकेशन के साथ यूज करके अपनी ये पूरी लेक्चर सीरीज बनाऊं, या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज करके मैं अपनी ये पूरी प्लेलिस्ट, पूरी ये ट्यूटोरियल सीरीज बनाऊं? तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वेब एप्लीकेशन के ऊपर बनाऊं वीडियोस या डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ ADO.NET को यूज करूं। ठीक है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो आप लोगों के कमेंट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने आने वाली वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ADO.NET से रिलेटेड जितनी भी आपको वीडियोस चाहिए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, उसी के बाद हम आगे इस लेक्चर सीरीज को बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद आदिल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।